आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, यूपी असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। 11 अजला की 58 सीटों पर तकरीबन 60% वोटिंग हुई। साल 2017 में यह मरहला बीजेपी के लिए बड़ा शानदार रहा था। बीजेपी ने 58 सीटों में से 53 सीट अपने नाम की थी, यानी एक तरह से पहले मरहले में ही बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन क्या बीजेपी अपनी कारकर्दगी इस बार भी दोहरा पाएगी? यह कहना कब्ल अज वक्त होगा, क्योंकि इन 5 वर्षों में सियासी हालात काफी हद तक तब्दील हुए हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो 2017 और 2022 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का एक साथ आना क्या बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, या इसके अलावा कैराना और मुजफ्फरनगर के जो फसाद हुए थे वहां का जो माइग्रेशन का इशू है, क्या यह बीजेपी के हक में जाएगा? ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। तो पहले मरहले की पोलिंग हो चुकी है। 58 सीटों की जो तस्वीर है, जो किस्मत है, वो आवाम ने एक तरह से ईवीएम में बंद कर दी है और 10 मार्च को पता चलेगा कि आवाम ने किसके हक में क्या फैसला किया है। लेकिन 10 तारीख से पहले क्या कुछ इशारा मिल रहा है पहले मरहले से? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यूपी असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अब दूसरे मरहले पर सबकी नजर है, लेकिन पहले मरहले से इशारा क्या कुछ मिल रहा है, इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। बहुत खास मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफी दिनों के बाद अमित सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमित सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। पंकज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अमित सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, 2017 में हमने देखा था कि बीजेपी के लिए जो पहला फेज था, फर्स्ट फेज था, वो बहुत शानदार रहा था। एक तरह से बीजेपी ने पहले मरहले से ही स्पीड पकड़ ली थी और क्लीन स्वीप किया था। 2022 में जो पहला मरहला अब हुआ है सर, जो फर्स्ट फेज हुआ है, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? जो चीजें आपने देखी, जो पैटर्न था वोटिंग का, लोगों का घर से निकलने का, और जो कुछ लोगों ने बयान दिया, या इसके अलावा जो पोलिंग परसेंटेज है, ये सब तमाम चीजें क्या कहती हैं सर? क्या कुछ इशारा मिल रहा है? देखिए, जो मेरा मानना है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो यानी एवरेज सी रही है। कुछ जरूरत से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, जैसा हम सभी लोग सोच रहे थे कि इस पूरे इलाके में जोश है, या जो अलायंस हुए, या किसान भी हैं, या जिस तरह की कैंपेन बाजी हुई, तो उससे लग रहा था कि इस फर्स्ट फेज में ही पूरा का पूरा चुनाव जो है वो गति पकड़ लेगा। लेकिन एवरेज सी वोटिंग हुई है। 60% के आसपास वोटिंग लगभग हर चुनावों में हो ही जाती है। और जैसा अभी तक का ट्रेंड है कि अगर एवरेज ही वोटिंग है, तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार के पक्ष में भी वोट गिर सकता है। अगर वोट ज्यादा गिरता है, तब ऐसा लगता है कि जनता घर से निकली है, वो सरकार से, शासन से दुखी होकर बदलाव चाहती है, इसलिए वो वोट करने के लिए निकली है। तो वोटिंग बड़ी एवरेज सी है। जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, वो सही आकलन लगा पाना उन सबके लिए मुश्किल है कि ये वोट आखिर गया कहां है। तो कैंपेनिंग तो जबरदस्त हुई है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि वोट किसके पक्ष में गिरा है। हालांकि आरएलडी का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी आप ही के न्यूज के माध्यम से भी, कि वहां के जो लोकल लोग हैं या काफी जाट भी खुश नहीं थे जिस तरीके से आरएलडी को सीटें मिली, या जो प्रत्याशी उन लोगों ने चुने, तो वो भी नाखुश हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस बार इंटरेस्टिंग होगा कि 58 में से कितनी सीटें भाजपा के पक्ष में आती हैं या सपा और आरएलडी के गठबंधन को जाती हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी के लिए तो बहुत अहमियत का हामिल है और इसके अलावा तमाम सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे तो ज़रूर हैं। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आऊँगा। जो चीज़ डॉक्टर अमित सिंह जी ने कही कि एवरेज से वोटिंग हुई है और इतनी वोटिंग तो आमतौर से हो ही जाती है, कोई भी चुनाव होते हैं, लेकिन इशारे क्या कुछ मिल रहे हैं आप लोगों के अंदरूनी जो तज्जियाकार हैं, जो जानकार हैं, वो क्या कुछ कहते हैं कि पहला जो फेज है क्या बीजेपी के हक में जाता, आप लोगों के हक में जाता हुआ दिख रहा है? जी अबू हरेरा साहब, मैं खुद चूंकि इसी इलाके में जहाँ पे 10 तारीख को वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीटों पर चुनाव का इंचार्ज था, प्रभारी था जी, तो मैं जमीनी स्तर पे बता सकता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कभी राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश जी ने जो लड़कों की जोड़ी बनाई या फिर हुआ और बबुआ के साथ जुड़ाव किया, और दूसरी बार भी अखिलेश और जयंत जी का हो। मानना है कि ये जुड़ाव तो ऊपर के लेवल पे हो जाते हैं, परंतु नीचे के कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं और अपना काम को, जो राजनीति तो होती रहती है पर वोट ट्रांसफर नहीं होता है जी। अभी दो चीजों को आप देखिए, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग इस चुनाव में जो 10 तारीख को वोटिंग हुई है उसमें बहुत बड़ा तबका कैराना और मुजफ्फरनगर और इसके आसपास का था। मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत तायत में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। दूसरा चीज, जो जाट समाज के लोग और जयंत जी के साथ और अखिलेश जी के साथ जो पीछे का वातावरण रहा है, पिछली सरकारों में किस तरीके से उनके ऊपर केसेस हुए थे, उसके ऊपर भी एक जाट समाज के लोगों का बड़ा वो था। ये बात अलग है कि टिकैत साहब और ये किसान आंदोलन का भी निगेटिव फर्क रहा, पर वो खाली कुछ ऊपरी तबके के ऊपर जो लोग थोड़ा सा गुंडई और बदमाशी करते हुए आए, पर नीचे का तबका जाट समाज का भी वो आज भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी बातों से जुड़ा हुआ था और वोट दिया है। तीसरी बड़ी बात, ओवैसी साहब का भी इस पर्टिकुलर एरिया में काफी वो है। मुस्लिम समाज के बाकी लोगों ने सपा के साथ जाने से अच्छा अपने को AIMM में जाना चाहा, तो उनको लगता है कि उनको भी मुस्लिम समाज के कुछ वोट मिलेंगे। और एक तो बड़ी चीज जिसको आप और हम दोनों लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो एक ये अनुसूचित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, एक बड़ा वोट होता था और भारतीय जनता पार्टी इसको और कांग्रेस ने भी और उसके पहले बाकी सरकारों ने भी काफी ध्यान दिया। बसपा का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक था जिसने लगभग 40% वोट दिया था मोदी जी के चुनाव में हमको, अभी वो 60% से ज्यादा का था। तो इस पूरे सिनेरियो में मैं देखूं तो 58 सीट में जहां पहले हमको 53 सीट आई थी, तो मेरे को लगता है कि हम वो या उससे बेटर लेके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी 2017 जैसी ही कारकर्दगी बीजेपी की होगी या उससे अच्छी होगी, ये बीजेपी का अपना मानना है। हालांकि जो असली तस्वीर है वो तो 10 मार्च को पता चलेगी। पंकज श्रीवास्तव जी, फर्स्ट फेज की बात करें 2017 में तो कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है। इस बार आपको क्या लगता है, जमीन पर वाकई में कांग्रेस ने मेहनत की है, प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है, तो इस बार क्या कुछ इशारे आपके यहां से मिल रहे हैं? देखिए, मैं बस इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे जिनकी शायद लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो पहले दिन से किसान आंदोलन को लेकर बहुत ही सीरियस थी, सड़क से लेकर संसद तक। आपको याद होगा जब तीनों किसान कानून आए, कृषि कानून आए, और उसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया कि पूरी कृषि की तस्वीर बदल दी जाएगी। प्रधानमंत्री से लेकर इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे भाजपा के नेता रात दिन ये बता रहे थे। उस समय भी जब किसानों ने घेर लिया था दिल्ली, तो राहुल गांधी ने कहा था कि इसको वापस लेना पड़ेगा, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है, और आपने देखा कि वो हुआ। ऐसे ही जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून नया बनाने की कोशिश की थी, जो एक तरह से जमीन की लूट का एक सिलसिला शुरू करता। उस समय भी राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरा आंदोलन छेड़ा और उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो कांग्रेस की एक क्रेडिबिलिटी है, वो किसानों के पक्ष में लगातार खड़ी रही है। अभी बहुत से हमारे साथी जो बता रहे हैं उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक चीज मिस कर रहे हैं। वो ये मिस कर रहे हैं कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, इसमें एक साया है दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे किसान आंदोलन का। हमने बहुत से किसान आंदोलन इतिहास में पढ़े हैं, महीना 1.5 महीना तक चले हैं, बहुत हिंसा हुई है वगैरह वगैरह, लेकिन साल भर के करीब कोई
आंदोलन ऐसा चले जिसमें देश के तमाम किसान, मतलब लाखों किसान देश की राजधानी को घेर कर बैठे हो बिना किसी हिंसा के, उन्हें कभी खालिस्तानी कहा जा रहा, कभी आतंकवादी कहा जा रहा, कौन सी वो गाली है जो उन्हें नहीं दी गई, और इसके बावजूद उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े और एक बहुत बड़ी शुभेंदु जी आ रहा हूं जी, वो वापस आए। और उस समय इस सरकार ने कहा था कि हम जल्दी ही एमएसपी का कानून बना देंगे, एमएसपी पे कमेटी बना देंगे। आज वही संयुक्त किसान मोर्चा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के विश्वासघात दिवस मना रहा है और कह रहा है कि जब आप बीजेपी के प्रत्याशी को देखें तो ये मत देखें कि बीजेपी का प्रत्याशी है, आप देखें कि 700 किसानों की बलि लेने वाला खड़ा है। आप देखें कि एक गृह राज्य मंत्री जिसका बेटा किसानों को कुचल देता है अपनी गाड़ी से, और कल तो उसे जमानत भी मिल गई कितनी लचर पैरवी से, आप जानते हैं, वो खड़ा हुआ, उसका प्रतिनिधि खड़ा हुआ। तो जो किसानों का गुस्सा है, देखिए ये जाति धर्म में मत बांटिए, जाट हो, मुसलमान हो, सैनी हो, गुर्जर हो, जितने भी जाति उपजाति हो सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो मूल ठीक है। यानी किसान आंदोलन जो फैक्टर है ये बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, ऐसा कांग्रेस मानती है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इसका जवाब दे रहे हैं जी। मैं उसके बाद डॉक्टर अमित सिंह जी आ रहा हूं। शुभेंदु जी, अपनी समस्या ये है कि वो धरातल पे बिल्कुल खत्म हो गई है, और उसके खत्म होने के कारण जो भी आंदोलन होता है, देखिए जी शुभेंदु जी कंटिन्यू। जो भी आंदोलन होता है, वो चाहे किसान करें, चाहे वो बिहार में स्टूडेंट करें, या कोई और आंदोलन हो, या सीए का आंदोलन हो, या कोई भी और आंदोलन हो, किसान का आंदोलन भी उसी तरीके का आंदोलन था जिसमें कांग्रेस ने अपने बलबूते पे तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती है, इसलिए जो आंदोलन हो रहा है उसके साथ खड़ा हो रहे हैं। अभी पूरे देर में इन्होंने ये बात नहीं बताई कि किसान किसके साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ हैं, या जयंत के साथ हैं, या किसी और के साथ हैं। पंजाब में तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कैद साहब का स्टेटमेंट कुछ और आता है, तो इनको ये कैसे लग रहा है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसान का झुकाव फिर है किसकी तरफ। अगर वो बीजेपी से नाराज है तो समाजवादी पार्टी में जाएगा, आरएलडी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, फिर उसका झुकाव ये एक इस पर मैं अमित सिंह जी से बात करूंगा। पंकज जी, बहुत मुख्तसर में कुछ आप कहना चाह रहे हैं? पंकज श्रीवास्तव जी। जी सर, मैं कहना चाह रहा हूं कि किसान का झुकाव बिल्कुल स्पष्ट है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिसने आंदोलन चलाया उसका भी पूरा इसमें एक तरह से कहा जाए लोगों से अपील है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराओ। अब जो जहां उनको हरा रहा होगा किसान उसको देंगे। मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता। डीजल के दाम 90 रुपए हो गए, जिस तरह से खाद के दाम बढ़े हैं, आप जानते हैं क्या स्थिति है। एकड़ पे कोई भी चलिए ठीक है। देखिए किसान फैक्टर तो किसान जो आंदोलन हुआ ये एक फैक्टर तो है इस चुनाव में, लेकिन किसे फायदा करेगा, किसके लिए नुकसानदेह होगा। मैं डॉक्टर अमित सिंह जी से इस पर बहुत तफसील से हम चाह रहे हैं कि अमित जी इस पर रोशनी डालें। क्या आपको लगता है जो बात यहां पर शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने कही कि दावे तो सभी कर रहे हैं कि किसान हमारे पक्ष में, किसान हमारे पक्ष में, लेकिन किसान का झुकाव होगा किधर? और जो बात पंकज श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि किसानों ने मूड बना लिया है कि एक पार्टी को हराना है और उस पार्टी को जो पार्टी हरा रही होगी उससे जिता देंगे। तो इस फैक्टर को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहां तक बहुत सारे आंदोलन पूरे देश में होते हैं और हमें इन आंदोलनों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या कई बार चुनावों से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका असर वोटरों के मस्तिष्क पे पड़ता है, दिलो दिमाग पे पड़ता है। तो परेशानी ये है कि मोदी सरकार ने बहुत सही समय पर या टैक्टिकली तीनों किसान बिल वापस ले लिए, अच्छा खासा समय दे दिया। क्योंकि मैं एक राजनीति विज्ञान का छात्र हूं, तो जो मैंने नोटिस किया है कि 3 महीने से ज्यादा कोई भी विषय हमारे इलेक्टोरेट को ज्यादा परेशान नहीं कर पाता है। भारतीयों की मेमोरी बहुत कम होती है। तो अगर ये फैक्टर है, और उसके बाद किसान एक मुद्दा था, किसान आंदोलन एक मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से टिकैत साहब और बाकी सारे किसानों ने मिलजुल कर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेन किया, उतनी मुखरता यूपी के इस वाले फेज में तो नजर नहीं आई। और शायद टिकैत साहब भी नाराज चल रहे थे, वो खुलकर
बहुत कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। ये बात सही है कि यूपी का इस बार का चुनाव या तो कुछ लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं या कुछ लोग बीजेपी को हरा देना चाहते हैं। तो जो मेरा मानना है कि जो इलेक्टोरेट है उनको लग रहा है कि वर्तमान में कौन हरा सकता है। तो ऐसे में जिस प्रकार की कैंपेन चल रही है और 4 मुख्य पार्टियां या अलायंस नजर आते हैं, बीजेपी एक है ही, और उसके बाद दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी और बाकी और लोग आते हैं। मायावती जी तीसरे नंबर पे है, लेकिन वो उतना एग्रेसिवली कैंपेन नहीं कर रही हैं जो कि 2017 में जिस तरह से की थी। और कांग्रेस चौथे नंबर पे है, ये मेरा खुद का आकलन है। और प्रियंका जी ने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत की वजह से भी कांग्रेस को शायद कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वोटर कंफ्यूज है। मेहनत तो की है तो कुछ वोट तो मिलेगा ही कांग्रेस को, लेकिन वो जीत में तब्दील होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही भाजपा को हरा सकता है। वो हरा पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन पिछले चुनावों में भी गठबंधन हुआ था, भैया बबुआ और ना जाने कौन कौन लोग मिलकर आ गए थे, और उसके बावजूद भी वो भाजपा को नहीं हरा पाए, क्योंकि चुनावी गणित कहीं और कुछ और ही चल रहा था। और अभी सारे लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस बार ओवैसी जी की भी एंट्री हुई है, चुनावों से पहले उनके ऊपर गोली भी चलाई गई है, तो थोड़ा मुस्लिम समाज की सहानुभूति भी उनके साथ है। अगर ऐसे में वोट बढ़ता है तो शायद भाजपा के अच्छे चांस हो सकते हैं। यानी मुस्लिम वोट अगर अमित जी डिवाइड होगा तो फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। जी बिल्कुल। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु जी, एक बात आपने भी कही थी कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ भी है और ओवैसी जी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अगर एमआईएम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है और अच्छे खासे मुस्लिम वोट अपने पाले में लेके आती है तो शुभेंदु जी बीजेपी को फायदा होगा। जितना अच्छा चुनाव एमआईएम लड़ेगी उतना अच्छा फायदा बीजेपी के लिए होने वाला है। देखिए, मैं 2 चीज कहूंगा। मुस्लिम समाज की कई बैठकों को मैंने लिया है और उस मीटिंग्स में मैं रहा हूं और उनके मन की बात सुनी है। जिस तरीके से लगातार कोरोना पीरियड में वैक्सीनेशन और उसके बाद राशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, तो मुस्लिम समाज ने इस बात को तय किया है। जो पढ़ा लिखा तबका है मुस्लिम समाज का, जो घर में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि एक जगह पे भी कोई दंगा नहीं हुआ, वो वोट हमको देके आएंगे और देंगे। अब जो लोग, कुछ लोग मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं जो ठेकेदार बन रहे हैं, जैसे कि ओवैसी साहब हैं, जैसे कि अखिलेश यादव जी हैं, तो यहाँ पे ठेकेदारी नहीं होने वाली अब की बात मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज अब समझदार हो गया है और वो ये देख रहा है कि कौन लोग हमको डिवाइड करने आए हैं और कौन लोग हमको डेवलप करने आए हैं। मैंने एक पर्टिकुलर मीटिंग में जब ये बात कही कि आप अपने बच्चों को एक डॉक्टर, इंजीनियर या पढ़ा लिखा लड़का बनाना चाहते हैं, व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो आप योगी जी को वोट दीजिए। और जिस तरीके से 70 सालों में आप लोगों के वोट को लेकर लोगों ने राजनीति की है और आपको डेवलप नहीं किया है, आपको शिक्षा में फेंका है, तो यदि आपको वो करना, अपने बच्चों को उस तरीके से बनाना है तो आप जिसको चाहो उसको वोट करो। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और खासकर महिलाओं ने, कि इन सब करते हुए भी जो सामाजिक सुरक्षा मिली है भोजन और उसको देकर, और जो उनको सुरक्षा मिली है पुलिस और उसके द्वारा, तो मेरे को लगता है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट भाजपा को मिलेगा। और यदि वो डिवाइड भी होता है जो हमारे विरोध में है। पंकज श्रीवास्तव जी, ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी पंकज श्रीवास्तव जी, बीजेपी भले ही मुसलमानों को टिकट ना देती हो लेकिन मुस्लिम वोटों पर दावा कर रही है, और जिस तरह से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने कहा कि एक अच्छी खासी तादाद है मुस्लिम वोटर्स की जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति का आधार ही है कि वो मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रसारित करके वो कैसे लोगों को एकजुट करे धर्म के आधार पर। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर 20% मतदाता मुस्लिम हैं, उनमें कम से कम 403 में 20 तो उनके प्रतिनिधि होते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़ रहे होते। दरअसल इनकी राजनीति का ही ये विलोम है, ये यहीं से शुरू करते हैं। ये सहयोग नहीं है कि एक लड़की, अभी पढ़ाई की बात कर रहे थे, ये सहयोग नहीं है कि एक लड़की पढ़ने जा रही है और बुर्का पहन के जा रही है। हम लोग पूरे अब तक बड़े हुए, बहुत सामान्य सी बातें हैं। जिस तरह से घेर कर उसको भगवा लहरा के जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, वो दृश्य देख लीजिए, और अगर उलट जाए वो कहीं पे, आप उसको उलट के देखिए कि एक हिंदू लड़की जा रही है और ऐसे ही उसके साथ कोई दूसरे धर्म के लोग करें, तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या कर रही हो।
तो इनकी तो पूरी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अरे भाई, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ये बुलंदशहर कहाँ है जहां इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की लिंचिंग हुई और जिसके लिंचिंग करने वालों को आप सम्मानित कर रहे थे? ये हाथरस कहाँ है जहां एक गरीब लड़की को जो है, दलित लड़की को बलात्कार होता है, उसके साथ उसको जला दिया जाता है बिना परिवार के पूछे हुए? वो इसी हाथरस यही है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और वो कहां पर है? आगरा, जहां पर अभी अरुण वाल्मीकि एक जो नौजवान था उसे हिरासत में मार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करने के नाम पर भी ये सिर्फ दो मुस्लिम बड़े माफियाओं का नाम लेते हैं, एक मुख्तार, एक अतीक। अरे भाई, बहुत से और माफिया हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई माफिया हैं जो मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत उनके अच्छे संबंध है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी वहां पर महोबा में एक क्रशर व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी को जिस तरह से मजबूर किया खुदकुशी करने के लिए, किसने किया? वहां का आईपीएस था, वो फरार है साल भर से, मणिन्द्र पाटीदार। अभी एक बंसल साहब व्यापारी थे, उन्होंने जहर खा लिया फेसबुक पर दिखाकर और कहा कि मोदी ने मुझे बर्बाद कर दिया, और इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए थे। उनकी पत्नी ने भी उस क्षोभ में जहर खाया, उसकी मौत हो गई और ये जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों में नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब पंकज जी अब चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, और ऐसे में जो लोग वोट करने जा रहे हैं वो तमाम चीजों पर उनकी नजर होगी। पिछली सरकारों ने क्या किया, मौजूदा सरकार ने क्या किया, लोगों के हालात कितने बदले, लोगों से जो वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे हुए, ये तमाम चीजें लोग अपने जहन में रखकर जाएंगे। बहुत से फैक्टर हैं जो जिनमें बदलाव हुए हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे लोग अपने जहन में रखकर, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, उसे अपने जहन में रखकर ही वोट करने के लिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आवाम के सामने हैं, और क्योंकि हम मॉडर्न दौर में अब हैं, कंप्यूटर के दौर में हैं, इंटरनेट के दौर से में जी रहे हैं, तो ऐसे में लोग देख रहे हैं कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, कैसा उम्मीदवार चुनकर लाना है, कैसी सरकार बनाना है। ये तमाम चीजें लोगों के जहनों में चलती रहती हैं वोट करने से पहले। मैं डॉक्टर अमित सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, वेस्टर्न यूपी में सरकार बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कहा यही जाता है कि अगर यूपी में सरकार बनाना है तो 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त पहले फेज से बनाई थी, उसी तरह से जो पार्टी पहले फेज में बढ़त बना लेगी वही सरकार बनाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब जो चुनाव है वो कई फेजों में होते हैं, और पहले फेज के बाद दूसरा फेज और अंतिम फेज में बहुत गैप होता है, और उसी बीच में देश में बहुत सारी भी घटनाएं चल रही होती हैं। तो कह नहीं सकते, यानी अगर पहले फेज में यानी पार्टी के अंदर का एंथुजियाज्म जागता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हर पार्टी के पास इंटरनल रिपोर्ट होती है कि जो अभी पहला फेज हुआ, हमारे पक्ष में मतदाता ने वोट दिया है या नहीं दिया है। लेकिन फिर भी पहले और अंतिम फेज में बहुत गैप है, और उस 15-20 दिनों में कई बार बहुत राजनीति बदल जाती है। तो ये कहना यानी स्ट्रैटेजी के तहत अच्छा भी है कि अगर आपने बढ़त बना ली तो एंथुजियाज्म आखिर तक जाता है, या फिर बीच में भी कई बार आप रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एक एक सीट चुनावों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 2017 से 2022 में आप आइए तो कई बदलाव है अमित जी। किसान आंदोलन जो है ये तो एक बड़ा फैक्टर है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और आरएलडी 2017 में अलग अलग थी, इस बार एक साथ हैं। तो क्या ये दो चार जो फैक्टर हैं, और इसके अलावा महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, इस बीच में कोरोना के जो हालात है इसे भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा सियासी जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा, या इन 5 सालों में एक बदलाव तो आया है? जी, यानी जज्बातों में बदलाव तो आया है, लेकिन वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि कोरोना फैला और जो महंगाई है कई हद तक कोरोना की वजह से भी है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना को मैनेज किया गया, चाहे वो पूरे देश के स्तर पे हो या राज्य की सरकारों के स्तर पर भी हो, क्योंकि शायद यूपी को पता था कि चुनाव होगा और हमें लड़ना ही है, तो मुझे लगता है उन्होंने बड़ा अच्छे से पूरा वैक्सीनेशन और बाकी सारी चीजें मैनेज की। क्योंकि अगर मैं दूसरे राज्यों से कंपैरिजन करूं तो केरला में अभी भी केस अच्छे खासे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन यूपी जो कि मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का, उसमें कोरोना को
रोक कर रखा, तो ये भी मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और पंकज जी ये कुछ कहना चाह रहे हैं? सारी टाइम मेरे पास कम है जी। पंकज मुझे श्रीवास्तव लगता जी है जी। कि भाजपा के पक्ष में जा मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अमित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं या क्या हैं, उन्होंने कोरोना के मैनेज, देखिए केस कहां आते हैं उसके बहुत से कारण होते हैं। सवाल है कि सरकार क्या करती है, उसने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है, सबसे नीचे। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प तड़प के सड़कों पर मरे हैं। किसी भी प्रदेश में इस तरह से ऑक्सीजन के बिना मरे नहीं है लोग। अभी योगी जी कह रहे हैं कि केरल बन जाएगा, डर दिखा रहे हैं। केरल स्वास्थ्य में सबसे अच्छा है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय वहां 7 गुना है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पर हालत यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यहाँ के अस्पतालों के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग पुरानी खड़ी हुई है, ऑक्सीजन यहाँ है नहीं। खुद योगी जी के अपने जिले में जहां नहीं, यही चीज देखिए, यही चीज मैंने इससे पहले कही थी कि आवाम के सामने सारी चीजें हैं। पंकज जी, जो बातें अमित सिंह जी ने कही है, पंकज जी आपने कही है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आवाम के सामने सारी चीजें। और अब इम्तिहान का वक्त है, अब इम्तिहान आवाम लेगी और इम्तिहान होगा सरकारों का और उम्मीदवारों का। क्योंकि इंद्रजीत सिंह टिटू जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में, लेकिन सर वक्त की कमी है, बहुत माजरत, प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमित सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंद्रजीत सिंह टिटू जी आप सर जुड़े तो लेकिन बहुत देर हो गई, बहुत माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है पहला मरहला हो चुका है, अब दूसरे मरहले पर सबकी नजर है। और कहा यही जाता है कि शुरू में अगर आपने स्पीड पकड़ ली और आपके हक में अगर शुरुआत अच्छी रही तो फिर इख्तिताम भी आपका अच्छा होता है। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि पहले मरहले में क्या कुछ नतीजे रहेंगे, 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन सबने मेहनत बहुत की है। बहुत बहुत शुक्रिया खबर खास में जुड़ने के लिए। आदाब।